हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी में थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, निर्माण उद्योग। और निर्माण उद्योग में हम लोग पिछले 2 क्लास में बहुत कुछ पढ़े हैं। विनिर्माण के बारे में पढ़े हैं, कृषि से संबंधित जो उद्योग होते हैं उसके बारे में पढ़े हैं, और आज फिर से हम लोग उन्हीं सब चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है, इसलिए हो सकता है कि इस चैप्टर में 2-3 क्लास और लग जाए। आइए हम लोग इस चैप्टर को ना आज फिर से पढ़ते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। आज सबसे पहले हम लोग कृत्रिम वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। सूती वस्त्र ये सब के बारे में तो हम पढ़ा दिए थे। पिछली क्लास में आप लोगों को याद होगा हम लोग क्या क्या पढ़े थे। पिछली क्लास में हम आप लोगों को एक तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बताए थे, अच्छे तरीके से आप लोग को याद होगा। और सूती वस्त्र उद्योग में हम आपको पूरा बता दिए थे कि सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहली बार 1818 में लगा, लेकिन वो कुछ ही दिनों में बंद हो गया। उसके बाद दूसरी बार सूती वस्त्र उद्योग 1854 में लगा। तो ये सब ना हम आप लोगों को बताए थे। उसके बाद ये भी बताए थे कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो ये सब चीजें बता दिए थे। फिर जूट उद्योग के बारे में हम आप लोग को बताए थे कि भाई जूट उद्योग भी चाहिए, बताए थे ना। सर कितना भी है, फर्स्ट चैप्टर से कम है। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट चैप्टर से इतना बड़ा तो नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उतना बड़ा चैप्टर तो नहीं होगा, ये बात हमको भी पता है। चलिए, जूट उद्योग के बारे में बताए थे। उसके बाद फिर हम ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में बताए थे। ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में बताए थे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। आप लोग हमें ये बता दीजिए कि जो सबसे उत्तम क्वालिटी का ऊन है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंगूरा ऊन, वो कौन से जानवर के रोए से बनता है? अंगूरा ऊन जो है वो कौन से जानवर के रोए से बनता है? बस आप हमें इतना बता दीजिए। बताओ बाबू जल्दी से, अंगूरा ऊन जो है वो कौन से जानवर के रोए से बनता है? बस आप हमें इतना बता दो। अंगूरा ऊन जो है वो कौन से जानवर के रोए से बनता है? बस आप इतना बताइए कि अंगूरा ऊन जो है वो कौन से जानवर के रोए से बनता है? बकरी? अरे भाई फंस गए ना, बकरी के चक्कर में पड़ गए। अंगूरा ऊन जो है वो आपको हम बताए थे खरगोश के रोए से बनता है। पिछली क्लास में तो ही बताए थे, आप लोग भूल गए तो हम क्या करें। देखिए बताए थे ना, अंगूरा का ऊन खरगोश के रोए से प्राप्त किया जाता है। तो ये हम पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे। उसके बाद हम रेशम के बारे में भी बताए थे कि रेशम के जो कीड़े होते हैं किस तरीके से शहतूत की पत्तियों को खा करके रेशम के धागे तैयार करते हैं। तो ये सब कुछ ना हम आप लोगों को बता दिए थे। आज हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है कृत्रिम वस्त्र के बारे में। हम लोग बाजार में जो रंग बिरंगे कपड़े देखते हैं, बहुत तरह के डिजाइन के कपड़े देखते हैं, उन्हीं सब कपड़ों को बोला जाता है कृत्रिम वस्त्र। तो आज हम लोग बाबू कृत्रिम वस्त्र के बारे में ही सबसे पहले देखेंगे। फिर उसके बाद चीनी उद्योग के बारे में पढ़ना है। तो चीनी के बारे में तो इतना पता है कि भाई गन्ना से तैयार होता है, तो उन सब चीजों के बारे में ना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर बाबू? सारे बच्चे लोग तैयार हैं? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। यस, क्लियर। कमेंट बड़ा छोटा छोटा दिख रहा है आप लोग का, भाई थोड़ा बड़ा करने दो। चलो बढ़िया, आइए बाबू अब आगे चलते हैं। देखिए, कृत्रिम वस्त्र उद्योग के बारे में हम बात करेंगे। कृत्रिम वस्त्र उद्योग में जो धागे होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। धागा कहने का मतलब धागा भी कृत्रिम धागा होता है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से जो धागा तैयार किया जाता है, जिसको कि कृषि से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर अभी जो धागे बनते हैं, ठीक है ना, जैसे बहुत सारे, जैसे जींस का कपड़ा हो गया, तो वो सब थोड़े ना, ये सूती वस्त्र उद्योग किस चीज से बनता था? जो कपास होता है। तो जो कपास होता है उससे सिर्फ सूती वस्त्र ही तैयार किया जा सकता है। यहां पर हम जो पढ़ा रहे हैं वो कृत्रिम वस्त्र है। कृत्रिम कहने का ही मतलब होता है, मतलब हाथ से बनाया हुआ, जिसको मानव ने बनाया हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कृत्रिम वस्त्र है वो कृत्रिम धागे से तैयार किया जाता है। इन वस्त्रों का हमारे वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। ये मजबूत एवं बहुत टिकाऊ भी होते हैं। कृत्रिम वस्त्र जो है ना, ये मजबूत भी होता है और बहुत टिकाऊ भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल तरीके से बनता है, इसको कृत्रिम तरीका कहते हैं। तो ये कृत्रिम तरीका से बनता है। वस्त्र में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए इन्हें प्रायः प्राकृतिक रेशों जैसे कपास, रेशम और ऊन के साथ मिलाकर के बनाया जाता है। यानी कि कृत्रिम जो है
धागा भले कृत्रिम है, लेकिन इसमें भी कपास हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया, इन सबों को मिला करके ये धागा एकदम स्पेशल तरीके से तैयार किया जाता है। इस उद्योग का कहाँ में है तो ध्यान रखिएगा, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक विस्तार हुआ है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, ग्वालियर और कोलकाता कृत्रिम वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। तो कृत्रिम वस्त्र उद्योग से क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं है, बस आप लोग इतना बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कृत्रिम वस्त्र उद्योग है वो कृत्रिम धागों से तैयार होता है और यह बहुत मजबूत होता है, टिकाऊ भी होता है, और यह कपास, रेशम और ऊन सबको मिला करके ये धागा तैयार किया जाता है। ठीक है ना। एक लड़का पूछ रहा है कि सर फटा हुआ जींस कौन धागे से बनता है। देखो, अब जींस भी जो है ना एक तरीके से कॉटन ही उसको मान सकते हैं, लेकिन प्योर कॉटन ना होता है, लेकिन वो सूती का ही लगभग होता है। और चाहे जींस फटा हुआ भी क्यों ना हो, आजकल कहते हैं ना कि फैशन का जमाना है, तो फैशन के जमाना में भाई कुछ पहन लीजिए, वो आपका एगो फैशन में आ जाएगा। ठीक है ना। फैशन के जमाने में कुछ पहन लीजिए, फाटल भी पहनिएगा तो वो फैशन में आ जाएगा, सीएल पहनिएगा तो वो फैशन में आ जाएगा, कुछ मत पहनिए, वो हो सकता है कुछ दिन में फैशन में आ जाए, कि वो एक प्रकार का फैशन है। तो मतलब आजकल फैशन के जमाने में लोग कुछ से कुछ करते हैं अपने आप को अटपटा दिखाने के लिए। तो ये हो गया कृत्रिम वस्त्र। कृत्रिम वस्त्र के बारे में परीक्षा में ज्यादा सवाल भी नहीं बनता है, और इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं चीनी उद्योग का। चीनी उद्योग जिसका प्रयोग तो घर घर में किया जाता है। चीनी एक ऐसा चीज है, भले खतरनाक चीज है, खतरनाक कहने का मतलब शरीर के लिए फायदेमंद तो नहीं है, शरीर के लिए तो काफी ज्यादा नुकसानदायक है। शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होने के बाद भी हर एक घर में इसका उपयोग होता है। तो चीनी का प्रमुख कच्चा माल जो है वो गन्ना है। अब देखो ना कैसी विडंबना है कि गन्ना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। अगर आप गन्ना खाते हैं तो वो बहुत फायदेमंद है। अगर आप गन्ना खाते हैं तो गन्ना बहुत फायदेमंद है। गन्ना से बनता है गुड़, गुड़ खाइए बहुत बढ़िया, उसमें कैल्शियम है। लेकिन गन्ना से ही बनता है चीनी, चीनी खतरनाक है, चीनी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो खाइए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना। तो भारत में गन्ने का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश, दुनिया में जो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो भारत ही है। दुनिया में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ना वो भारत ही है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। तो याद रखिएगा, भारत जो है वो संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और यह लगभग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार दिए हुए है। यानी कि गन्ना कहने का मतलब चीनी फैक्ट्री में लगभग पूरे भारत में अगर मिला दिया जाए तो लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ठीक है ना। तो भारत जो है वो गन्ना उत्पादन के मामले में बहुत आगे है, 4 लाख लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है, और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे चावल की अगर हम खेती करते हैं तो वो 4 महीने में तैयार हो जाता है। अगर गेहूं की ये खेती करते हैं तो वो भी 3-4 महीने में तैयार हो जाता है। लेकिन गन्ना एक ऐसा फसल है जिसको तैयार होने में लगभग 1 साल लग जाता है। यानी कि आप अपने खेत में अगर गन्ना उपजाते हैं ना तो लगभग समझ लीजिए कि 1 साल जरूर लग जाएगा। अगर आप अपने खेत में गन्ना उपजाते हैं तो मिला जुला के मानिए 1 साल आपका लगेगा। तो 1 साल लगेगा, यानी कि एक मौसमी फल है, एक खास मौसम पे ही ये होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, चीनी उद्योग, चूंकि गन्ना से तैयार होता है चीनी, तो चीनी को भी एक मौसमी उद्योग कहा गया। ठीक है ना। चूंकि गन्ना एक मौसमी फसल है तो इसलिए गन्ना से तैयार होने वाला जो चीनी है तो चीनी भी एक मौसमी उद्योग हो गया। ठीक है ना। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। आधुनिक आधार पर इस उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। 1903 में बिहार में ही प्यारे बच्चों चीनी मिल का शुरुआत हुआ, सारण जिला में। सारण जिला का जगह है मढ़ौरा। शायद आप में से बहुत सारे बच्चे सारण जिला के होंगे, तो जो भी सारण जिला के हैं ना, वहां पर एक गांव है मढ़ौरा, और मढ़ौरा में सबसे पहले चीनी मिल खुला था। और चीनी मिलें गन्ना के उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित की जाती है। यानी गन्ना जहां पर अधिक होता है, जाहिर सी बात है, हम आपको क्या बताए हैं, कोई भी उद्योग वहीं पर स्थापित होता है जहां पर कि उसका कच्चा माल आसानी से मिल जाए। अब चीनी का कच्चा माल गन्ना है तो चीनी फैक्ट्री वहीं पर न लगेगा जहां पर गन्ना ज्यादा होता हो। पहले बिहार में बहुत गन्ना होता था, ठीक है ना, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कमते जा रहा है। ध्यान रखिएगा, चीनी मिल गन्ना के उत्पादक क्षेत्रों के अगल बगल में लगाई जाती है। वर्ष 2008 में देश में चालू चीनी मिलों की संख्या 615 थी। मतलब 2008 की बात किया जा रहा है कि चीनी मिल पूरे देश में कितना था, लगभग 615 को चीनी मिल था। बिहार में भी था, लेकिन बिहार का अब लगभग सारे चीनी मिल बंद हो गए। सरकार को भी इस पर कोई ध्यान नहीं है। पूरा चीनी मिल जो है वो पूरा का पूरा बंद हो गया है। हमारे मोदी जी आए थे तो भाषण दे करके गए थे कि बिहार में ही कि चीनी मिल हम चालू करवा देंगे, यहीं के चीनी मिल से बना हुआ चीनी का चाय पियेंगे। लेकिन फिर देखिए, तो वही बात है ना कि नेता वादा तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो भूल गए हैं कि बिहार में चीनी मिल चालू करना था, तो बिहार का चीनी मिल आज भी उसी स्थिति में पड़ा हुआ है जैसे पहले पड़ा हुआ था।
2008 में देश में चालू चीनी मिलों की संख्या कितना था? 615, जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र में 134 से अधिक मिल है। महाराष्ट्र में ना बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो महाराष्ट्र में कोई भी चीज आपको ज्यादा मिलेगा। सूती वस्तु उद्योग का फैक्ट्री जाइए, महाराष्ट्र में खूब मिलेगा। चीनी मिल का भी फैक्ट्री देखिए, पूरा भारत में लगभग 615 को चीनी मिल, जिसमें से 134 को अकेले महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार वाला तो सब बंदे हो गया है, लेकिन किताब में बिहार दिया हुआ है। कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों में ये सब चीनी मिल जो है वो फैला हुआ है। तो चीनी मिल मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र जो है वो सबसे आगे। भारत में अगर कौन पूछा जाए कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कि चीनी मिल सबसे ज्यादा है, तो भारत का कौन सा राज्य? तो महाराष्ट्र बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है बाबू। मोतिहारी के बारे में मोदी जी बोले थे, हाँ बिल्कुल, मोतिहारी चीनी मिल के बारे में बोले थे कि यहीं के चीनी मिल के चीनी से बना हुआ चाय पियेंगे जब अगली बार आएंगे। तो आए भी गए भी, चाय बनते रह गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है बाबू। अरे बच्चों को समझ में आ गया? तो चीनी मिल, ये चीनी उद्योग के बारे में ध्यान रखिएगा। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि चीनी उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो बताइएगा महाराष्ट्र, ये सॉरी गन्ना। और पूछेगा कि भारत में कौन सा राज्य है जो चीनी उत्पादन के मामले में सबसे आगे है, गन्ना उत्पादन के मामले में, तो बताइएगा महाराष्ट्र, ठीक है ना। आइए अब इसके आगे प्यारे बच्चों हम लोगों को पढ़ना है उपभोक्ता उद्योग। क्या पढ़ना है? उपभोक्ता उद्योग। अब उपभोक्ता उद्योग होता क्या है? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आखिर उपभोक्ता उद्योग क्या होता है। आप लोग ये बात समझिए उपभोक्ता उद्योग के बारे में कि वैसा उद्योग कि जो सामान फैक्ट्री में बने और उसका सीधा सीधा उपयोग हम लोग कर लें। जैसे कुछ सामान ऐसा होता है ना कि फैक्ट्री में बना और सीधा सीधा हम लोग उसका क्या कर लिए, उपयोग कर लिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं उपभोक्ता उद्योग। उसी को क्या कहते हैं? उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। जैसे कागज उद्योग हो गया, तो फैक्ट्री में कागज बना और सीधे हमारे पास पहुंच जाता है, सीधे सीधे हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं, तो वो उपभोक्ता उद्योग कहलाएगा। चाय हो गया, चाय एकदम सीधे बना और हमारे पास पहुंच जाता है। चीनी हो गया, तो ये चीनी बना और सीधे हमारे पास पहुंच जाता है। पंखा हो गया, तो पंखा हमारे पास पहुंच जाता है। यानी कि सीधे सीधे जिसका उपयोग उपभोक्ता कर ले, फैक्ट्री से बनने के बाद सीधे सीधे उसका उपयोग जो है वो उपभोक्ता हम लोग हो सकते हैं, आप लोग हो सकते हैं। दुनिया का हर वो चीज जो किसी भी वस्तु का उपभोग करता है उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिस उद्योग का संबंध सीधे सीधे उपभोक्ता से है, उपभोक्ता मतलब उपयोग करने वाला, तो जिस उद्योग का संबंध सीधे सीधे उपभोक्ता से होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है कि उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता उद्योग है क्या? उपभोक्ता उद्योग का संबंध मतलब उपभोक्ता उद्योग का परिभाषा तो लिखेंगे जिस उद्योग का संबंध उपभोक्ता से होता है। अभी आपको बताया ना कि जिस उद्योग का संबंध सीधे सीधे उपभोक्ता से है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उपभोक्ता उद्योग। तो वही लिखा हुआ है कि जिस उद्योग का संबंध उपभोक्ता से होता है तथा वह उपयोगी वस्तु बनाता है उसे हम लोग उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। इसमें विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी कि वैसा वस्तु जो जिसका उपयोग घर में किया जाता है, जैसे कागज उद्योग, दंत मंदन, चाय, चीनी, पंखा, सीमेंट, ये सब क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। ये सब क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। ध्यान दीजिए। क्लियर? सारे बच्चों को यहां तक समझ में आया? बताओ बाबू जल्दी से। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कृषि आधारित उद्योग के बारे में। सब कुछ हम लोग पढ़ लिए कृषि आधारित उद्योग के बारे में, यानी कि वैसा उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खेती पर निर्भर हो, कृषि पर निर्भर हो, उसको कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। और अभी तक हम लोग कृषि आधारित उद्योग के बारे में ही पढ़ रहे थे और पूरा पढ़ लिए। बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों को कंप्लीट है? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बायोलॉजी आज शाम में खत्म कर देंगे भाई। सर आप इतनी सैड क्यों हैं? कहाँ सैड है जी? हैं? हम तो बिल्कुल सैड नहीं है सर। आपके जैसे टीचर हो तो यूपीएससी क्या चीज है? अरे भाई बहुत बड़ी चीज है, यूपीएससी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। हाँ, हमारा उसमें थोड़ा योगदान हो सकता है कि हम बेसिक जानकारी आपको अगर बढ़िया से दे दें तो आगे अगर आप यूपीएससी करना चाहें तो बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक चीज बता देते हैं, अगर आप भविष्य में यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं या बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, यानी कोई भी पब्लिक जो सेवा होता है उसका अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जब भी आप तैयारी करना शुरू करेंगे, किसी भी टीचर के पास जाएंगे, किसी भी कोचिंग में जाएंगे तैयारी का शुरुआत करने के लिए, तो आपको सबसे पहले एक ही चीज कहेगा कि 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक या मिनिमम 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस खत्म करके आओ। क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी यानी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है उसका मतलब आधार है एनसीईआरटी।
तो अगर आपका 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक एकदम क्लियर है तो फिर यूपीएससी का समझिए कि आप 40% तैयार हो गए, 40% तैयार हो गए। बेस है, बेस। इसलिए कहते हैं ना कि 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक बच्चों को पूरा एकदम ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि अभी आप लोग जैसे 10th में हैं तो 10th क्लास को पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ जाइए, और हम जितना बढ़िया से पढ़ाएंगे उतना बढ़िया आपके लिए होगा। तो इसलिए यह सिर्फ मैट्रिक के लिए तैयारी नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि अभी हम 10वीं क्लास में प्रिंस सर से पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैट्रिक तो बढ़िया होगा ही, आगे आप जो भी तैयारी करना चाहेंगे उसका एक मजबूत बेस तैयार हो रहा है अभी से ही, और ये बेस जितना मजबूत होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए ना हल्के में मत लीजिएगा। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मैट्रिक के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ ये मत सोचिएगा कि हम लोगों का जो तैयारी है वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक लेवल का ही है। ये तो एक आधार है यूपीएससी का, ठीक है ना, जो आप फ्यूचर में करेंगे, अधिकारी बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, डीएम एसपी बनेंगे। समझ रहे हैं बात को? उन सब चीजों के बारे में समझिए। सर इंग्लिश मीडियम जरूरी है? अरे भाई इंग्लिश मीडियम क्या जरूरी है? विकास दिव्यकृति को कौन नहीं जानता है आज? विकास दिव्यकृति का वीडियो आप भी देखे होंगे, बड़े फेमस शिक्षक है विकास दिव्यकृति। पता है वो हिंदी साहित्य से आईएएस किए हैं, आईएएस तब हिंदी साहित्य से, बताओ, और हिंदी मीडियम से। आप लोग कहते हैं इंग्लिश मीडियम जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इंग्लिश मीडियम से आसान हो जाता है निकालना। आसान हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं खनिज आधारित उद्योग। बाबू कृषि आधारित उद्योग हम लोग पूरा पढ़ लिए, कृषि आधारित उद्योग हम लोग पूरा पढ़ लिए, पूरा समझ लिए। अब हम लोग खनिज आधारित उद्योग पढ़ेंगे, यानी वैसा उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर हो। वैसा उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर हो उसको कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो खनिज आधारित उद्योग ही पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो खनिज आधारित उद्योग क्या है? ऐसा उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कृषि आधारित उद्योग, यानी वैसा उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर था। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे वैसा उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर है। जो खनिज पर निर्भर है उसको कहेंगे खनिज आधारित उद्योग, ठीक है ना। जैसे लोहा फैक्ट्री है, तो लोहा फैक्ट्री में कच्चा माल चाहिए, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब चाहिए ना। तो ये सब कहां से आएगा? खनिज से आएगा। लोहा फैक्ट्री है, जैसे टाटा की बात कर लेते हैं हम, भारत में सबसे बड़ा लोहा उत्पादन करने वाला फैक्ट्री है टाटा। अब टाटा जो फैक्ट्री है उसको क्या चाहिए? लोहा बनाने के लिए लोहा का अयस्क चाहिए। तो लोहा का अयस्क है क्या? लोहा का अयस्क है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, यही है ना। तो बाबू लोहा फैक्ट्री हो गया तो उसको खनिज चाहिए कच्चे माल के लिए। सीमेंट हो गया तो सीमेंट के लिए क्या चाहिए? चूना पत्थर चाहिए। एल्युमिनियम हो गया, बॉक्साइट चाहिए। तो यानी ये सब ऐसा उद्योग है जिसको कच्चे माल के लिए खनिज चाहिए, तभी ये उद्योग चलेगा। लोहा उद्योग है, जैसे टाटा कंपनी की बात करते हैं, टाटा कंपनी जो है वो लोहा बनाता है, ठीक है ना। टाटा कंपनी क्या बनाता है बाबू? लोहा बनाता है, ठीक है, एकदम लोहा इस तरीके से बनता है। अब टाटा कंपनी को अगर खनिज नहीं मिलेगा, यानी कि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट अगर नहीं मिलेगा तो टाटा कंपनी बंद हो जाएगा, क्योंकि भाई उसका आधार ही है खनिज, ठीक है ना, उसका आधार ही है खनिज। टाटा कंपनी नहीं, लोहा बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं भारत में, जिसका लिस्ट अभी हम आपको देंगे, उसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और बात, अगर हम लोहा उद्योग के बारे में बात करें, खास तौर से अगर हम लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में बात करें, तो लोहा एक ऐसा उद्योग है, लोहा और इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो कि सभी उद्योगों का आधार है। लोहा और इस्पात उद्योग जो है ना वो सभी उद्योगों का आधार है। सभी उद्योग, जितने भी सारे उद्योग है ना, सबका आधार है। लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है वो क्या है? सबका आधार है। कहने का मतलब हुआ कि जितनी भी सारी फैक्ट्री, जैसे चीनी मिल की बात करते हैं तो चीनी मिल में मशीन है, मशीन क्या चीज का होगा? लोहा का होगा, ठीक है ना। बाकी कोई भी आप फैक्ट्री उठा लीजिए, कोई भी मशीन होता है वो लोहा का होता है। यानी कि लोहा एक ऐसा वस्तु है जिसका उपयोग हर एक उद्योग में किया जाता है। इसलिए लोहा और इस्पात उद्योग को एक आधारभूत उद्योग कहा जाता है। कोई भी ऐसा फैक्ट्री होगा जिसमें लोहा का मशीन ना होगा? बताओ बाबू, कोई भी ऐसा फैक्ट्री होगा जिसमें लोहा का मशीन ना हो? कोई भी ऐसा फैक्ट्री, बिना मशीन के फैक्ट्री नहीं चलेगा, और फैक्ट्री बनेगा तो लोहा का बनेगा। तो इसलिए लोहा को एक आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जितना भी फैक्ट्री है सब इसी पे निर्भर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बाबू। दूसरी बात, लोहा उद्योग को बाकी सब उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि लोहा उद्योग बाकी सब उद्योगों की जननी है। लोहा उद्योग जो है वह बाकी सभी उद्योगों की क्या है? जननी है, ठीक है ना, क्योंकि सबका उत्पादन लोहा से ही हुआ है। भाई लोहा अपना मशीन बनाता है, उससे सबका उत्पादन होता है, तो लोहा सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो आप लोग ना अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा लोहा उद्योग के बारे में। लौह और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। अभी आपको बताया कि लोहा उद्योग जो है ना वो एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि जितना भी प्रकार का मशीन है, जितना भी प्रकार का मशीन है, सब तो इसी पर निर्भर करता है, ठीक है।
इसे अन्य उद्योगों का जनक भी कहा जाता है। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना 1830 में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना, तो लौह इस्पात का पहला कारखाना ध्यान रखिएगा 1830 में लगा। कहां में लगा? तो पोर्टो नोवा नामक स्थान पर लगा, जो कि तमिलनाडु में है। परंतु स्थानीयकरण के अनुकूल कारकों की कमी की वजह से इसे बंद करना पड़ा। इस तरीके से हम आप लोगों को बताएं कि सूती वस्तु उद्योग का पहला कारखाना लगा था और बंद हो गया था। उसी प्रकार से लोहा का भी पहला कारखाना लगा था, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। 1830 ईस्वी में लगा था, लेकिन ये कुछ ही समय के बाद ये लोहा फैक्ट्री बंद हो गया। उसके बाद आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक रूप से प्रारंभ 1864 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित होने के साथ हुआ। यानी कि एक फैक्ट्री बंद हुआ, फिर उसके बाद दूसरा फैक्ट्री 1864 में बना, और तब इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ 1907 ईस्वी में। यानी कि सबसे पहला फैक्ट्री कब लगा? लोहा का 1830 में। सबसे पहली बात, लोहा मतलब एक ऐसा उद्योग है ना कि जब लोहा फैक्ट्री लगना शुरू हुआ तो बाकी सब फैक्ट्री लगना शुरू हुआ, क्योंकि लोहा निकला तो लोहा के बाद मशीन बना तो बाकी सब फैक्ट्री बनना शुरू हो गया। तो लोहा, ध्यान रखिएगा लोहा के बारे में कि लोहा जो है ना, सबसे पहली बार उसका फैक्ट्री जो लगा था 1830 में लगा, फिर उसके बाद 1864 में लगा। लेकिन सही मायने में अगर उत्पादन की बात किया जाए तो 1907 ईस्वी से इसका उत्पादन शुरू हुआ, जब टाटा कंपनी का स्थापना हुआ। 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा थे जो इस कंपनी को स्थापित किए। झारखंड, अब पहले तो बिहार का ही हिस्सा था, लेकिन अब झारखंड अलग हो गया, तो झारखंड के जमशेदपुर शहर में, ठीक है ना, झारखंड के जमशेदपुर शहर में लोहा एवं इस्पात फैक्ट्री 1907 ईस्वी में खुला था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना टाटा लोहा एवं इस्पात उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बोला जाता है टाटा को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका स्थापना कब हुआ? 1907 ईस्वी में। किनके द्वारा स्थापना हुआ? तो जमशेद जी टाटा के द्वारा। किनके द्वारा? याद रखिएगा, जमशेद जी टाटा के द्वारा, ठीक है ना। तो 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा इसका ये स्थापना किया गया। इस समय भारत में 10 बृहत लोहा और इस्पात संयंत्र है और लगभग 200 छोटे छोटे इस्पात संयंत्र है। यानी कि टाटा जैसा ही बड़ा बड़ा अगर कंपनी का बात किया जाए तो भारत में 10 गो है। आप लोग तो सिर्फ एक का नाम जानते होंगे, टाटा। लोहा बनाया, ये लोहा कौन बनाता है? तो एक ही नाम सबसे पहला आता है, वो है टाटा, ठीक है ना। लोहा सब खनिज की मां है सर। हम पहले बता दिए कि लोहा सब खनिज की जननी कहा जाता है। जननी मतलब क्या होता है? जननी शहर मतलब क्या होता है? सॉरी, जननी मतलब क्या होता है? मां ही तो होता है ना। जननी मतलब जन्म देने वाला, तो बाकी सब उद्योग को जन्म देने वाला कौन है? लोहा है। लोहा बड़ा सिंपल है, ध्यान रखिएगा इसको। क्लियर? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर समझ में आ गया? बताओ जल्दी से, समझ में आ गया? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था, ये सब ना आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी भारत में कितना 10 बड़ा बड़ा लोहा एवं इस्पात कंपनी है, यही 10 गो है, जिसका लिस्ट हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। जिसमें सबसे पहला तो हो गया टाटा। ये वाला जो है ना बाबू टाटा है, और टाटा अपना नेशनल ब्रांड है। टाटा जो है ना वो अपना नेशनल ब्रांड है। टाटा जिस पर लोग आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। टाटा यानी कि समझते हैं क्वालिटी। अगर क्वालिटी की बात किया जाए तो टाटा। मार्केट में अगर आप लोहा से संबंधित कोई भी सामान खरीदते हैं तो पहला नाम आता है कि अगर बढ़िया खरीदना हो तो पहला नाम आता है कि टाटा कंपनी का दीजिए, क्योंकि सब लोगों को पता है कि टाटा है तो बहुत बढ़िया है। गाड़ी आता है 4 व्हीलर, प्यारे बच्चों, टाटा जितना सेफ गाड़ी कोई है ही नहीं है, ठीक है ना। टाटा जितना सेफ गाड़ी कोई है ही नहीं। टाटा अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं, मान लिया कि टाटा का कोई भी गाड़ी रहे उसमें बैठे हुए हैं, अगर एक्सीडेंट भी होता है, भयंकर भयंकर एक्सीडेंट हम देखे हैं कि 100 के स्पीड से ऊपर में गाड़ी चल रहा है, एकदम सीधे सीधे गाड़ी टकरा गया, एक तरफ टाटा का गाड़ी, एक तरफ कोई दूसरा गाड़ी, ठीक है ना, मतलब दूसरे गाड़ी का हालत खराब हो गया और वही टाटा के गाड़ी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। टाटा के गाड़ी में ना मजबूती है, टाटा है तो क्या है, मजबूती है, तो लोग टाटा पर ना इसलिए आंख मूंद करके भरोसा करते हैं, ठीक है, बड़ा सेफ अपने आप को लगता है। देखिए नमक भी टाटा का नमक, लोग कहता है ना कि नमक सबसे बढ़िया टाटा का, तो भाई टाटा जिस चीज में घुसता है ना वो बढ़िया हो जाता है। आप लोग घड़ी पहनते हैं, घड़ी कंपनी का नाम आप लोग जानते होंगे टाइटन, एक घड़ी कंपनी का नाम है टाइटन। टाइटन घड़ी कंपनी का नाम सुना है ना, वो भी टाटा का है। आज से नहीं चल रहा, कितना दिन पहले से टाइटन और सोनाटा 2 कंपनी चलता था घड़ी का, और बहुत समय पहले से है। तो टाटा जो भी कंपनी मतलब जिस भी फील्ड में घुसता है ना उस चीज को मजबूत कर देता है। तो टाटा है तो सब कुछ मजबूती के साथ मिल रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले देखिए कि रतन टाटा जो कि टाटा के संचालक थे, उनका मृत्यु हुआ, ठीक है ना। हाँ क्लियर बाबू, क्लियर, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया। तो यहाँ पर टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी जो कि कहाँ में है, झारखंड में है, झारखंड के जमशेदपुर शहर में। एक होता है बाबू भारतीय लोहा और इस्पात, जैसे देखियो टाटा है ना, उसको बोलते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको बोलते हैं टाटा टिस्को, और यहाँ पर है टाटा, आप यहाँ पर समझिएगा TISCO, और यहाँ पर है IISCO, तो ये हो गया टाटा, ठीक है ना, टाटा कंपनी का है। टाटा से भी मजबूत है, कौन है टाटा से मजबूत भाई? है महिंद्रा।
अरे भाई टाटा से मजबूत कैसे हो जाएगा? हाँ महिंद्रा भी ठीक है, अपने देसी ब्रांड है, भारत का ही कंपनी है, लेकिन टाटा, हम तो टाटा को बेहतर समझते हैं। सब लोगों का अपना अपना सोचने का नजरिया है। हो सकता है किसी को महिंद्रा बढ़िया लगता हो, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम मतलब हम बोल दिए वही सही है, हम बोल रहे हैं सिर्फ वही बढ़िया है, ये नहीं हो सकता है किसी को महिंद्रा भी अच्छा लगता हो। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। टाटा टिस्को, और यहाँ पर हो गया टाटा, ये यहाँ पर हो गया इसको, इसको मतलब हो गया भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, और ये है पश्चिम बंगाल में। तो परीक्षा में इसको और इसको, इसमें अंतर याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपसे इसको पूछ दे और आप बता दिया ये वाला टिस्को वाला, तो फिर डिस्को हो जाएगा। ठीक है ना। तो टाटा कंपनी झारखंड में है, झारखंड के जमशेदपुर में, और भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के वर्णपुर में। एक है विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात, तो विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ में है? कर्नाटक में, कर्नाटक के भद्रावती शहर में है। भिलाई लोहा और इस्पात संयंत्र, तो भिलाई लोहा और इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में पड़ता है। कहाँ में? छत्तीसगढ़ के भिलाई में। राउरकेला इस्पात संयंत्र, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? उड़ीसा के राउरकेला में। दुर्गापुर, ये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? झारखंड के बोकारो में। सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु सेलम में। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में। और विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक के विजयनगर में। तो बाबू यही 10 बड़े बड़े लोहा के कंपनी हैं भारत में, जिसमें सबसे ऊपर सबसे टॉप में है टाटा। ठीक है ना। महिंद्रा थार 4x4, अरे बाप रे बाप, आप लोग भी एकदम जानकारी रखते हैं। औकाल बनाइएगा जब थोड़ा सा और बड़ा होइएगा तो। बोकारो मेरा नानी गांव है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, झारखंड में बोकारो है, और बोकारो में है बोकारो इस्पात संयंत्र। तो बाबू यहाँ पे ना लोहा एवं इस्पात उद्योग के बारे में आप लोगों को हम बता दिए। भारत में 10 लोहा का बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, भारत में 10 लोहा का बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बताइए टाटा कंपनी का स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? आप लोग जल्दी से जवाब बताइए। टाटा कंपनी का स्थापना कब हुआ और किसने किया? जल्दी से बताओ बाबू। टाटा कंपनी की स्थापना कब हुआ और किसने किया? फटाफट से जवाब बताइए। टाटा कंपनी का स्थापना कब हुआ और किसने किया? किसके द्वारा स्थापित किया गया टाटा कंपनी? 1907 में। बहुत बढ़िया। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सर आप डिहरी शहर को, ये डिहरी शहर को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, डिहरी ऑन सोन को। टाटा शहर का स्थापना किसने किया? सिर्फ आप लोग 1907 बता रहे हैं। जमशेद जी टाटा। बहुत बढ़िया, हाँ जमशेद जी टाटा। ठीक है ना, झारखंड शहर में, ये सॉरी झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर में, ध्यान दीजिएगा। अब प्यारे बच्चों आगे हम लोगों को पढ़ना है एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। लोहा के बाद अगर भारत में दूसरा कोई सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है तो वो है एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है ना। एल्युमिनियम उद्योग को हल्का उद्योग भी कहा जाता है, जंग रोधी उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो हल्का होता है। अब जैसे हवाई जहाज बनता है तो हवाई जहाज लोहा का नहीं बनता है, एल्युमिनियम का बनता है। ठीक है ना, एल्युमिनियम हल्का होता है, ध्यान रखिएगा, तोड़ने में आसानी होता है। जंग रोधी होता है, अगर एल्युमिनियम का कोई चीज है तो उसमें जंग नहीं लगेगा। जितना भी आपके घर में बिजली का तार आता है सब किसका आता है? एल्युमिनियम का आता है। बिजली का जो तार है वो किस चीज का है? सब एल्युमिनियम का है। तो भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है एल्युमिनियम को। ठीक है ना, तो अब हम लोग एल्युमिनियम उद्योग के बारे में ही पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हवाई जहाज ही नहीं भाई, हवाई जहाज के अलावा बर्तन बनता है, तो बर्तन भी किसका बनता है? एल्युमिनियम का बनता है। हवाई जहाज के अलावा बर्तन भी आप लोग देखते होंगे, तो बर्तन भी एल्युमिनियम का ही बनता है। बिजली का तार हो गया वो सब एल्युमिनियम का बनता है। ठीक है ना, और एल्युमिनियम का कच्चा माल क्या है? एल्युमिनियम बनाने के लिए कच्चा माल हमें चाहिए, तो एल्युमिनियम का कच्चा माल क्या है आप लोग बता सकते हैं? एल्युमिनियम का कच्चा माल क्या है? आप में से कितने बच्चे बताएंगे? बताओ जल्दी से बाबू। हल्का सर ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप उठा लीजिएगा एरोप्लेन को। भाई हम हल्का भारी का बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम उठा लिए तो हल्का, हम नहीं उठाए तो भारी। एल्युमिनियम इसलिए बोल रहे हैं हल्का उद्योग क्योंकि वो लोहा के मामले में तो हल्का होता है ना। इतना आप ले लीजिए लोहा और इतना ही ले लीजिए एल्युमिनियम, लोहा भारी होगा, एल्युमिनियम हल्का होगा, इसलिए उसको हल्का उद्योग बोलते हैं। और एल्युमिनियम का जो कच्चा माल है वो है बॉक्साइट। क्या है बाबू? बॉक्साइट। ए भाई बॉक्साइट लिखने का है तो बोकासाइट लिख रहा है। आप लोग भी ना एकदम अंग्रेजी में लिखते हैं ना तो हालत खराब कर देते हैं। देखिए ना, बॉक्साइट लिखने का तो लिख रहा है बोकासाइट, बॉक्साइट, वाह बॉक्साइट, बॉक्साइट याद रखिएगा, बॉक्साइट। ठीक है, तो आइए बाबू हम लोग ना एल्युमिनियम के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। लोहा के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग अगर किसी को माना जाता है तो वो कौन सा है? वो है एल्युमिनियम उद्योग। यह लचीला भी है, हल्का भी है, जंग रोधी भी है, उष्मा और विद्युत का सुचालक भी है। यानी कि एल्युमिनियम एक ऐसा धातु जो लचीला भी है,
हल्का भी है, जंगरोधी भी है, इसके अलावा उष्मा और विद्युत का क्या है, सुचालक भी होता है। तो हल्का भी है, जंगरोधी भी है, लचीला भी है, उष्मा और विद्युत का सुचालक भी है, बहुत बढ़िया है। और इसका अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट है, अभी आपको बताए। और हवाई जहाज बनाने में, बर्तन उद्योग और बिजली का तार, ये सब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, बर्तन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, बिजली का तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। 1 टन एल्युमिनियम के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइट तथा 18,600 किलोग्राम विद्युत की आवश्यकता होती है। 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है। मतलब बॉक्साइट धरती के नीचे से निकलेगा, 6 टन बॉक्साइट अगर निकलेगा तो 1 टन एल्युमिनियम तैयार होगा। कहने का मतलब कि 6 गुना ज्यादा अयस्क लगता है। एक मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 टन एल्युमिनियम में 6 टन बॉक्साइट लग रहा है। अगर हमको 100 किलो बनाना है एल्युमिनियम, आप ऐसे समझ लीजिए एकदम सिंपल तरीका से, अगर 100 किलो हमको एल्युमिनियम बनाना है तो उसके लिए 600 किलो बॉक्साइट चाहिए, मतलब 6 गुना ज्यादा। ठीक है ना। अगर मान लिया जाए कि हमको 1000 किलो बनाना है एल्युमिनियम, तो 1000 किलो एल्युमिनियम बनाने के लिए 6000 किलो बॉक्साइट चाहिए, 6 गुना ज्यादा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान रखना बाबू, 1 टन एल्युमिनियम के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइट तथा 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है। क्लियर है। इससे स्पष्ट है कि एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति बॉक्साइट और सस्ती बिजली की उपलब्धता से पूरी तरह प्रभावित होती है। यानी कि एल्युमिनियम जो है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है, याद रखिएगा, एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल है बॉक्साइट। एल्युमिनियम एक कैसा उद्योग है, तो एल्युमिनियम एक हल्का उद्योग है, जंगरोधी उद्योग है, लचीला और उष्मा और विद्युत का सुचालक तो है ही। ठीक है ना। और इसका अयस्क है बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो आप आसानी से आप बता सकते हैं कि जो घर में बर्तन होता है, तो बर्तन में भी उसका उपयोग किया जाता है, बर्तन में भी उसका उपयोग होता है एल्युमिनियम का। उसके अलावा हवाई जहाज बनाने में इसका उपयोग होता है। बिजली का जो तार होता है, बिजली का जो तार है वो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब आप लोग अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ठीक है सर, अब ऑनलाइन हाजिरी बन रहा है स्कूल में, अच्छा ठीक है बाबू। तो एल्युमिनियम उद्योग के बारे में आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा, याद रहेगा। चलिए, एल्युमिनियम उद्योग के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। एल्युमिनियम का प्रमुख कच्चा माल बॉक्साइट है और इसका उपयोग हवाई जहाज, बर्तन, बिजली का तार, ये सब बनाने में किया जाता है। ये सब आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, उर्वरक, जिसको रासायनिक उद्योग बोला जाता है। खाद, आप लोग तो जानते ही होंगे खाद को, ये खेतों में देने वाला जो खाद होता है, डीएपी, यूरिया, ये सब, इसको बोलते हैं रासायनिक उद्योग, उर्वरक उद्योग। ठीक है ना। क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें पूरा का पूरा रसायन है, उर्वरक है, हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक। आज सोचिए ना, खाद ही ऐसा चीज है जिसके कारण आदमी का उम्र सब घट गया है। पहले के लोग अपने खेतों में गोबर डालते थे, ठीक है ना, और 100 साल से ऊपर जीते थे। आज 60 होते होते आदमी लटक जा रहा है। 60 हुआ नहीं कि इंतजार करता है कि अब भगवान हमारा कहिया उठा लेते, कोई पता नहीं। 60 होते होते आदमी सब ना एकदम सोचता है कि अब अंतिम समय आ गया है। लेकिन पहले के लोग 100 से ऊपर हो जाते थे, लेकिन आज 60 पे अटक रहे हैं। इसका कारण बस एक ही है, खान पान। पहले के लोग एकदम जैविक खाद दिया हुआ फसल तैयार करते थे, लेकिन अब भाई ज्यादा से ज्यादा एकदम उपजाऊ बनाना है मिट्टी को, ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन हो सबके लिए, ये जरूरी है। तो उसके लिए खूब अपने खेतों में खाद डालते हैं। ठीक है, और खाद बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, तो बाबू रासायनिक उद्योग का देश भर के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। बात यह भी है ना कि अगर आप खाद नहीं डालेंगे तो आजकल फसल होगा ही नहीं, मतलब खाद पर ही निर्भर है कि फसल कैसा होगा। तो बाबू ध्यान रखिएगा, रासायनिक उद्योग का देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह आकार में विश्व का 12वां तथा एशिया में तीसरा स्थान रखता है। इस उद्योग का देश में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 3% है, यानी कि जीडीपी में भी इसका 3% भागीदारी है। यानी कहने का मतलब बहुत लंबा चौड़ा उद्योग है रासायनिक उद्योग। ठीक है, रासायनिक उद्योग में मुख्य रूप से है उर्वरक उद्योग। भारत एक खेती करने वाला देश है। खेती करने वाला देश बोले तो कृषि प्रधान देश है, यानी भारत में लगभग अधिकांश जनसंख्या खेती कर रही है। आपको बताया था ना कि लगभग 60-70% लोग भारत में हैं जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। कृषि कार्य चाहे प्रत्यक्ष तरीके से हो चाहे प्रत्यक्ष तरीके से, यानी कृषि कार्य में ऐसा नहीं होता है कि कृषि कार्य में मतलब सिर्फ होता है कि ट्रैक्टर होना चाहिए, खेत जुताई होना चाहिए। पशुपालन भी कर रहे हैं तो वो कृषि ही है, मछली पालन भी कर रहे हैं तो वो कृषि ही है। ठीक है ना, वो कृषि कार्य के अंतर्गत ही आता है। तो बाबू ध्यान रखिएगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए उर्वरक का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। क्योंकि आजकल का मिट्टी भी ऐसा है कि जब तक उसको खाद नहीं मिलेगा फसल हरा भरा नहीं होगा।
देखते होंगे खेतों में एकदम खाद पड़ जाता है, उसके बाद एकदम हरिया आ जाता है, कोई भी फसल होता है। तो जितना बढ़िया से लोग खाद देते हैं उतना ही बढ़िया आजकल फसल तैयार होता है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है वो सन 1906 ईस्वी में रानीपेट में स्थापित किया गया था। पहला उर्वरक उद्योग रानीपेट में, याद रखिएगा रानीपेट, ऐसा मत बोलिएगा रानी के पेट में, नहीं रानीपेट में, ठीक है ना। तो पहला उर्वरक उद्योग जो है वो 1906 ईस्वी में रानीपेट में तैयार किया गया था। 1906 ईस्वी में, आप लोग ऐसे याद रखना, 1906 ईस्वी में उर्वरक और 1907 ईस्वी में लोहा, याद है ना, 1907 में लोहा उद्योग बना, 1906 ईस्वी में, तो 1906 ईस्वी में रानीपेट में उर्वरक उद्योग बना। तो ये सब ना याद रखिएगा। परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास सन 1951 ईस्वी में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के साथ हुआ। यानी कि उर्वरक का सबसे पहला कारखाना जो है वो 1906 ईस्वी में बन गया, ठीक है ना। 1906 ईस्वी में उर्वरक का सबसे पहला कारखाना बना, कहां में, रानीपेट में। लेकिन वो उतना बढ़िया से विकास नहीं किया, लेकिन पहली बार एकदम विकसित तरीके से उर्वरक उद्योग 1951 ईस्वी में लगा। और कहां में लगा, तो सिंदरी में, ध्यान रखिएगा सिंदरी एक जगह का नाम है। और हरित क्रांति के कारण, हरित क्रांति जब हुआ भारत में, आपको पता है कि जब पंजाब हरियाणा के किसानों को गेहूं उपजाने के लिए बोला गया तो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से उर्वरक का प्रयोग किए। तो हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की मांग बढ़ी है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उत्पादन का 50% से अधिक उर्वरक का उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, ये सब दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है। यानी कहने का मतलब कि उर्वरक उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिस पर आज भारत की पूरी कृषि व्यवस्था है। अगर उर्वरक उद्योग ठप हो गया तो कृषि व्यवस्था भी ठप हो जाएगी। अगर उर्वरक उद्योग ठप हो गया ना तो पूरा कृषि व्यवस्था ठप हो जाएगा। पूरा जो कृषि कार्य हो रहा है वो पूरा का पूरा उर्वरक पर ही निर्भर है, ठीक है ना। हाँ, याद रहेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो पहला उर्वरक उद्योग 1906 ईस्वी में स्थापित हुआ रानीपेट में, और एक सफल उर्वरक उद्योग 1951 में स्थापित हुआ सिंदरी में। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्लियर, यहां तक याद हो जाएगा? बताओ बाबू जल्दी जल्दी, यहां तक सारे बच्चों को कंप्लीट है? एक लड़का लिखा है कि 40 में चश्मा और 60 में दसवां हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है, 40 में चश्मा और 60 में दसवां हो जाता है, बड़ा अच्छा लिखे हो जी। सही बात है, आजकल आदमी का उम्र ही हो गया कि 40 होते होते चश्मा लग गया और 60 होते होते उसका दसवां हो जाता है। चलिए क्लियर, यहां तक सारे बच्चों को हो गया। अब प्यारे बच्चों आपको बताते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। हमारा घर बनता है, किसी का घर बनता है, सीमेंट सबसे जरूरी चीज है। सीमेंट अगर है तो समझिए कि घर में मजबूती है। पहले मिट्टी का घर बनता था, बरसात के दिन में ढह गया, लेकिन अब सीमेंट का घर बनता है। जितना पानी पड़ेगा उतना मजबूत होगा, ठीक है ना। तो बाबू सीमेंट उद्योग के बारे में, सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल क्या है, याद रखिएगा, चूना पत्थर। सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो याद रखिएगा चूना पत्थर। सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल क्या है, याद रखना बाबू, चूना पत्थर, याद रहेगा। सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर, ठीक है ना। सीमेंट कुल 8 एलिमेंट से मिलकर के बनता है, कहने का मतलब 8 तत्वों से मिलकर के बनता है, लेकिन प्रमुख जो तत्व है वो चूना पत्थर ही है। ऐसे तो कोयला भी मिला रहता है सीमेंट में, सिलिकॉन भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है, ये सब मिला करके सीमेंट बनता है, लेकिन प्रमुख जो उसका कच्चा माल है वो है चूना पत्थर। तो इसलिए सीमेंट फैक्ट्री वहीं पे लगता है जहां पर कि चूना पत्थर अधिक हो, ठीक है ना। सीमेंट फैक्ट्री वहीं पे लगता है जहां पे चूना पत्थर अधिक हो, ध्यान रखिएगा। तो भारत में सीमेंट उद्योग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यह एक प्रकार का खनिज आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम है, ठीक है ना। मुख्य रूप से चूना पत्थर ही इसका प्रमुख कच्चा माल होता है। आवास निर्माण में यानी कि घर के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर बात किया जाए सीमेंट उत्पादक देश तो दूसरे नंबर पे भारत आता है। और भारत में बहुत तरह के सीमेंट का उत्पादन होता है, जैसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, उसके अलावा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग सीमेंट, ये सब ना सफेद सीमेंट जिसको व्हाइट सीमेंट बोलते हैं। तो ये सब सीमेंट का प्रकार है। वो ऐसे मत जोड़िएगा कि हम लोग तरफ से आता है एसीसी सीमेंट, वो कंपनी का नाम है। एसीसी जो है वो कंपनी का नाम है, ठीक है ना। डालमिया सीमेंट वो कंपनी का नाम है, जंगरोधक सीमेंट वो कंपनी का नाम है। लेकिन प्यारे बच्चों जो सीमेंट का प्रकार है वो ये है, पोर्टलैंड पोजोलाना, पोर्टलैंड ब्लास्ट, पोर्टलैंड सीमेंट, ये सब सीमेंट का प्रकार है। इसलिए यह उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाता है। चूंकि प्यारे बच्चों इसका प्रमुख चीज है ये चूना पत्थर। चूना पत्थर नहीं मिलेगा सीमेंट फैक्ट्री बंद, ठीक है ना। तो सीमेंट फैक्ट्री ध्यान रखिएगा का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। पहला सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। इस उद्योग का विस्तार मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। आज देश में 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र हैं और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1683 लाख टन है। यानी कि भारत में सबसे पहला
सीमेंट कब स्थापित किया गया था? सीमेंट उद्योग, तो भारत में सबसे पहला सीमेंट उद्योग स्थापित हुआ 1904 ईस्वी में। भारत में सबसे पहला सीमेंट उद्योग कब स्थापित हुआ? 1904 ईस्वी, याद रहेगा। भारत में सबसे पहला सीमेंट उद्योग कब स्थापित हुआ? 1904 ईस्वी, याद रहेगा बाबू। भारत में सबसे पहला सीमेंट उद्योग कब स्थापित हुआ? याद रखना, 1904 ईस्वी। ठीक है ना? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, तो अभी हम आप लोगों को पूरा पढ़ा रहे थे खनिज आधारित उद्योग, तो लगभग हम खनिज आधारित उद्योग पूरा हम आप लोगों को पढ़ा दिए। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपकरण उद्योग, यानी कि तैयार माल के आधार पर जो उद्योग चलता है, जैसे रेलवे उद्योग हो गया, तो रेलवे उद्योग एक प्रकार का उपकरण उद्योग है। परिवहन उद्योग हो गया, गाड़ी मोटर जो कार बनता है वो सब उद्योग, तो वो सब उद्योग जो है ना वो उपकरण उद्योग के अंतर्गत आता है, या फिर उसको कहते हैं तैयार माल आधारित उद्योग, मतलब जो ऐसा उद्योग जो तैयार माल से बनता है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को कृषि आधारित उद्योग पूरा कंप्लीट हो गया है, उसके अलावा खनिज आधारित उद्योग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको हम अगली क्लास में बताएंगे तैयार माल आधारित उद्योग और उपकरण उद्योग। ठीक है बाबू? तो उपकरण उद्योग ये सब के बारे में पढ़ने के लिए आप लोग अगली क्लास में तैयार रहिएगा, और बाकी जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं ना उसको अच्छे तरीके से ना एक बार आप लोग रिवीजन भी करते जाना बाबू, क्योंकि जितना बढ़िया रिवीजन होगा उतना ही बढ़िया डिवीजन आएगा। रिवीजन में डिवीजन है, ठीक है ना? तो अच्छे तरीके से आप लोग रिवीजन करते जाइएगा ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में आप लोग इंतजार करिए, और बाकी शाम में तो आप लोगों का बायोलॉजी होगा है। ठीक है? हाँ, हिंदी का क्लास चलेगा भाई, आज से चलेगा हिंदी का क्लास। ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं प्यारे बच्चों अब आप लोगों से हम शाम वाली क्लास में आप लोग अच्छे तरीके से तैयार रहिए। शाम वाली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अच्छे तरीके से मन लगा करके हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।